बड़ा अच्छा लगा। हम लोगों ने इसके पहले वाले सत्र में अपने वरिष्ठ आचार्य श्रीमती अनुप्रभा जी का एक सार्वजनिक और ज्ञानवर्धक पीपीटी के माध्यम से एक प्रशिक्षण हमने लिया। इस सत्र में हम लोग एक दूसरा विषय उठाने जा रहे हैं। यह विषय है कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, योग्यता आधारित शिक्षा। क्योंकि NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई, उस पॉलिसी में 1986 की जो पॉलिसी थी उसको लेकर बड़े बदलाव का संकेत दिया गया। क्योंकि पहली जो शिक्षा प्रणाली थी वो जिसे हम बेसिक एजुकेशन सिस्टम के रूप में देख रहे थे, वो परीक्षा आधारित शिक्षा थी। बच्चों के विकास का आकलन हम उस परीक्षा के माध्यम से वो कितना उत्तर दे पाता है इस आधार पर करते थे। जबकि हम सब जानते हैं कि कई बार वर्ष भर अच्छा कार्य करने वाले बच्चे परीक्षा में पिछड़ जाते थे और कुछ दिन कुछ विशेष करने वाले बच्चे आगे बढ़ जाते थे। परीक्षा के दिन भी कुछ विशेष प्रयास करने वाले बच्चों के अंक बढ़ जाते थे और इसके कारण बच्चों में तनाव बढ़ता था। परिश्रम करने वाले बच्चों का मार्क्स थोड़ा भी अगर कम आता था तो वो तनाव में आते थे और कई बार तनाव में आकर वो गलत कदम भी उठा सकते थे। लगभग 2003-04 की घटना याद है। जेडी पब्लिक स्कूल से एक बच्चा +2 का एग्जाम दिया था। मैंने उस बच्चे को पढ़ाया था। काफी टैलेंटेड बच्चा था, हमेशा अपने क्लास में टॉप करता था, लेकिन किसी कारण से +2 में फिजिक्स में उसका क्रॉस लग गया और उसी दिन शाम को उस बच्चे ने सुसाइड कर लिया। तो ये बच्चों पर जो तनाव था, इस तनाव को दूर करने के लिए परीक्षा आधारित शिक्षण को बदल करके योग्यता आधारित शिक्षा, यानी समय समय पर बच्चे की योग्यता का परख करना कि जो हमने बच्चे को पढ़ाया सिखाया उसको कितना उसने ग्रहण किया और ग्रहण करके कितना उसका उपयोग कर रहा है, यह जरूरी है। केवल रट करके परीक्षा में लिख देना या किसी दूसरे तरीके से ज्ञान अर्जित करके और परीक्षा के दिन अच्छे अंक पा जाना शिक्षण का उद्देश्य नहीं हो सकता। इसलिए NEP में योग्यता आधारित शिक्षा पर बल दिया गया कि बच्चे के अंदर जो पढ़ाया जा रहा है उसका उसकी योग्यता पर कितना असर हो रहा है, वो कितना योग्य बन रहा है। ये जैसा कि अभी आपने ब्लेंडेड लर्निंग की चर्चा की, तो योग्यता की परख के लिए ये 2 डायमेंशनल, 2 तरफा शिक्षण व्यवस्था को लाया गया। एक तरफ कि उसके पास बुक्स होनी चाहिए, किताबें होनी चाहिए, किताबें बेस होंगी। शिक्षक, किताब और विद्यार्थी, जो पुराना एक कोऑर्डिनेशन था, ऐसा नहीं था कि वो खराब था, लेकिन उसके जो तरीके थे उस पढ़ाई के, उस शिक्षण में जो कुछ कमियां रह गई, उन कमियों को दूर करने के लिए, ऐसा नहीं था कि उसको बदलने के लिए, उसकी कमियों को दूर करके उसको परफेक्ट बनाने के लिए, उसमें पूर्णता लाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। और इस शिक्षण पद्धति में 3-4 बातें जो यहां दी गई कि अधिकांश जो शिक्षण हो वो एक्टिविटी बेस्ड हो। हम लेक्चर पे या बस क्वेश्चन आंसर बना दो, रट लो, ये तरीके अब नहीं चलने वाले, क्योंकि बच्चा उसे सीख नहीं पाता है लेकिन उसको समझ नहीं पाता। तो कुछ करके बच्चा सीखे, वो ज्यादा प्रभावकारी। एक एग्जांपल हम लोग अक्सर पढ़ाते समय देते हैं, और एक बहुत बड़े समाजशास्त्री रूसो का नाम हमने सबने सुना होगा। रूसो कहता था, वो भगवान को नहीं मानता था और वो नेचुरलिस्ट था, प्रकृतिवादी। वो कहता था कि बच्चे का शिक्षण प्रकृति के खुले वातावरण में होना चाहिए और बच्चे को प्रकृति से सीखना चाहिए।
शिक्षक केवल उसको मार्गदर्शन दे, शिक्षक उसको सिखा नहीं सकता है, बच्चा खुद सीखे। वो उदाहरण देता था कि एक छोटा बच्चा लैंप पर या आग पर बार बार हाथ मारता है, हम जितना रोकने का प्रयास करते हैं वो और रोने लगता है और झपट्टा मारता है। हम चाय पीते हैं, हमारे चाय के गिलास में झपट्टा मारता है। वो कहता है कि बच्चे को रोकिए मत, उसको गलतियां करने दीजिए और उन गलतियों से उसको सीखने दीजिए। अगर एक बार वो बच्चा उस आग पर हाथ रख लेगा, एक बार बच्चा उस गिलास पर हाथ स्पर्श कर लेगा, कल से आप देखिए दूर देखकर गिलास से उठा लेगा। फिर आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बाबू एक गिलास छूने से हाथ जल जाएगा, मत छू। वो खुद गिलास से भागना शुरू करेगा, बच्चा ने करके सीख लिया। दूसरी चीज, डू इट योरसेल्फ, स्वयं करना। जो भी करना है बच्चा स्वयं करे, आप उसमें हाथ मत लगाइए, बच्चे को करने दीजिए। जैसे आप देख रहे हैं प्रोजेक्ट बहुत सारे बच्चों ने बनाया है, प्रोजेक्ट बनाने में बच्चा गलतियां करता है, करने दीजिए। उन गलतियों से वो सीखेगा कि ये हमने किया, ये गलत है, तो फिर हमें दूसरा बनाना है। तो स्वयं करके बच्चा सीखता है। आप केवल निगरानी करते रहे, इवैल्यूएशन करके, टेस्ट मत कीजिए। बिल्डिंग सेल्फ रिलायंस कैपेबिलिटीज, उसकी जो क्षमता है वो अपने आप वो बिल्डअप, अपने आप विकसित हो, उसके अंदर उस क्षमता का विकास होगा। जो करेगा अब उसके बाद वो लिखने की क्षमता विकसित होगी, पेंटिंग करने की क्षमता विकसित होगी, लाइन खींचने की क्षमता, ये कहीं ना कहीं हर चीज धीरे धीरे वो सीखेगा। उसके अंदर ये ज्ञान बढ़ता चला जाएगा, सीखता चला जाएगा। कहीं ना कहीं जब बच्चा कुछ सीख लिया तो हमें प्लान करना पड़ेगा कि बच्चे ने कितना सीखा। टेस्ट नहीं लेना, इसलिए शब्द विकसित हुआ है असेसमेंट, मूल्यांकन करना। तो वीकली या 15 दिन पर या मंथली हम एक असेसमेंट करें कि इन चीजों को जो बच्चे ने सीखा कितना उसको आत्मसात कर पाया, कि केवल उसी समय बस उसके बाद भूल गया। तो टेक्स्ट बुक में जो चीजें दी गई है मैटर, चूंकि अगर हम टेक्स्ट बुक नहीं रखेंगे तो ज्ञान का एरिया बहुत बड़ा है। सिलेबस जब तक फिक्स नहीं करेंगे बच्चा आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो हमें क्लास के हिसाब से सिलेबस फिक्स करना है और उस सिलेबस के हिसाब से चैप्टर वाइज उसको हमें असेसमेंट करना है, जो हमने बताया है, सिखाया है। और उस एक्टिविटीज में कहीं ना कहीं चैलेंजेस जोड़ना पड़ेगा। बच्चे ने इस बार किया, हमने उसको गुड दिया, कहीं ना कहीं उसके साथ एक चैलेंज है, बच्चा दूसरा दिन तक इसको वेरी गुड दिला रहा है, he accept it, वो इसको स्वीकार करता है, अगली बार मैं भी वेरी गुड लाकर दिखाऊंगा और वो वेरी गुड के लिए प्रयास करेगा। ये चैलेंज बच्चे के अंदर विकसित होना चाहिए और ये एक्टिविटी पर आएगा, करेगा, सीखेगा, देखेगा तो अपने से आगे वाले को अपने चैलेंज के रूप में स्वीकार करेगा। मैपिंग द थीम विद लर्निंग आउटकम्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म आया है, लर्निंग आउटकम्स, एलओएस बार बार सब आ रहा है कि जो कुछ बच्चा सीखा, पढ़ा नहीं, सीखा। पढ़ने में और सीखने में अंतर होता है। बच्चा जो पढ़ता है तो बस रीडिंग लगा दिया, सुना दिया, रटकर याद कर दिया, लेकिन जब वो लर्निंग करता है तो वो आत्मसात करता है, उसको अपने अंदर उसको बैठा लेता है। तो कहीं ना कहीं जो लर्निंग आउटकम्स है, जो उसने सीखा उसका निकल कर आ रहा है कि नहीं आ रहा। बच्चा ने साइंस में फूल पढ़ा, पौधा पढ़ा, तो कहीं ना कहीं वो बच्चों के मन में आना चाहिए, सीखना चाहिए कि हाँ ये पौधे हमारे लिए उपयोगी हैं, इनकी रक्षा करनी चाहिए। तो क्या इसको वे जीवन में उतार रहा है कि नहीं उतार रहा है, यह मैपिंग हमको करना है, उसकी निगरानी करनी है, उसको देखते रहना है कि जो हमने पढ़ाया क्या उसका आउटकम्स निकल रहा है, क्या अपने जीवन में उसको उतार रहा है क्या। यानी कॉम्पिटेंसी का अर्थ होता है एबिलिटी टू डू समथिंग सक्सेसफुली एंड एफिशिएंसी। अंग्रेजी में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, दो शब्द आते हैं, कई बार मिलता जुलता उसको प्रयोग कर लेते हैं, एफिशिएंट और सफिशिएंट। काफी बड़ा डिफरेंस है इसमें।
एफिशिएंट पर्याप्त आउट हो गया, सफिशिएंट क्या उतना वो सक्षम है, उसके लिए जितना उसको चाहिए उतना उसको मिलना चाहिए। ये चीज थोड़ा सा हमको उस पर ध्यान देना पड़ेगा कि ये उसके अंदर जो भी वो सीख रहा है, जो उसके अंदर एबिलिटी आ रही है, कुछ भी चाहे विषय पढ़ रहा हो या जीवन के ज्ञान का अनुभव ले रहा हो, उसको वो सक्सेसफुली और एफिशिएंटली ग्रहण कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये हमें देखना पड़ेगा। ये हमारे कैपिटेंसी बेस्ड एजुकेशन का आधार होता है। अब सीबीई का उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, कैपिटेंसी बेस्ड एजुकेशन क्यों, अक्सर प्रश्न पुरानी हमारी पढ़ाई में क्या करें। तो चूंकि कैपिटेंसी बेस्ड एजुकेशन से ही सबसे हमारा जो पहला पर्पस होता है कि बच्चे का जो प्रोग्रेस हो रहा है उसको हम एसेस कर पाते हैं, मूल्यांकन कर पाते हैं कि जो हमने इसको सिखाया, जो इसने लर्निंग किया, उसको सीखा कि नहीं सीखा, उसको जीवन में उतारा कि नहीं। तो समय समय पर हम उसका मूल्यांकन करेंगे, केवल पेन पेपर टेस्ट नहीं होता है। इसीलिए असेसमेंट में हर चीज मल्टी डायमेंशनल कर दिया गया कि हम उसे क्विज कराएंगे, डिबेट कराएंगे, पेंटिंग कराएंगे, ड्रामा कराएंगे, तरह तरह का सॉन्ग्स के माध्यम से, या कुछ राइटिंग वर्क कर रहा है, नए गीत, कविता, कहानी लिख करके अपने विचार व्यक्त कर रहा है। तो कहीं से उसने वो चीज कितना विकास किया, कितना प्रोग्रेस किया, ये हमें देखना पड़ता है। फोकस ऑन लर्निंग नॉट ऑन स्कोर, ये हमेशा हमें ध्यान रखते हैं। एज ए टीचर कई बार हम बच्चों को डांट देते हैं, बोल देते हैं क्या तू नहीं सुधरने वाला है, 30% से 35% तुम्हारा नहीं होगा, तुम 40 से 42 नहीं लाएगा, उसके स्कोर को मत ध्यान दीजिए। कई बार उस बच्चे के अंदर सीखने की क्षमता ज्यादा स्कोर लाने वाले बच्चे से ज्यादा होती है, ये उसका टैलेंट है। उस टैलेंट को पहचानिए और उसके लर्निंग पर प्रेशर डालिए, उसके लर्निंग को आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए कि वो अधिक से अधिक सीखे। वो जितना अधिक सीखेगा जीवन में उतना सफल होगा। कई बार हम लोग देखते हैं कि बहुत अच्छे अंक लाने वाले बच्चे जीवन में पिछड़ जाते हैं और कम अंक लाने वाले बच्चे जीवन में सफल हो जाते हैं, क्योंकि वो सीख ज्यादा लेते हैं। आपके साथ दीपक आनंद आपने देखा होगा, आपके यहाँ आए थे, जब वो बेतिया में थे, एसडीएम के रूप में उनकी पहली अपॉइंटमेंट हुई थी और हम श्री राम जी के साथ मिलने उनसे गए थे। तो उन्होंने अपने बारे में हमसे बताया था कि मैं कभी अपने क्लास में टॉप नहीं हुआ, सेकंड क्लास विद्यार्थी रहा हमेशा, लेकिन कहीं ना कहीं बाकी चीजों में जो एक्टिविटी है उसमें हम आगे रहे और उसका फायदा हमें आगे चलकर मिला, हम इस पद तक पहुंचे। तो हमेशा इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा कि हम स्कोर को ध्यान में मत दें कि बच्चा ने कितना स्कोर किया। ठीक है, आजकल जॉब और जो एडमिशंस हैं स्कूल पर होते हैं, लेकिन बच्चों के अंदर जो लर्निंग एबिलिटी है वो डेवलप हुई कि नहीं, और डेवलपमेंट ऑफ कैपेसिटीज एंड कॉम्पिटेंसीज, उसकी जो क्षमता है वो बढ़ी कि नहीं बढ़ी, उसकी जो योग्यता है वो बढ़ी कि नहीं बढ़ी, वो कितना योग्य हो पाया, कितना सक्षम हो पाया, उसके अंदर उसकी क्षमता कितनी बढ़ पाई। हम ये देखें, किसी भी काम को करके हम स्विमिंग करा सकते हैं। हमने 10 दिन स्विमिंग कराया, बच्चे ने कितना सीखा। हमने कुश्ती कराया, जो फिजिकल एक्टिविटीज होती है, जो कई बार हम देखते हैं दावपेच सिखाए जाते हैं, क्रिकेट खिलाया जाता है, कई बार उसको खेल के तरीके सिखाए जाते हैं, कितना वो सीखा। तो ये चीज मायने रखती है। यानी इसमें 4-5 बड़ी चीजें कैपिटेंसी बेस्ड एजुकेशन में आती है। सबसे बड़ी बात, सबसे पहली बात कि वो लर्निंग शुरू किया, किस तरह से कितना लर्निंग कर पाया, और लर्निंग कर पाया तो उसके अंदर स्किल डेवलप हुआ क्या, कुछ कौशल डेवलप हुआ क्या, कुछ करने का जो ढंग है उसके अंदर आया क्या। हम बच्चे को बचपन से मान लो उसको सिखाती है, बैठाती है, तो बार बार सिखाते सिखाते बच्चा बैठना सीख जाता है।
बच्चा बोलना सीख जाता है, नए नए शब्दों का उच्चारण करना सीख जाता है, उसके अंदर ये स्किल डेवलप हो गया कि पापा बोला है तो जीभ को कैसे घुमाना है, मम्मी बोला है ये कभी हम हाथ पकड़ के उसका जीभ को घुमाते हैं, ये उसके अंदर स्किल आ गई कि हम इन शब्दों का उच्चारण कैसे करेंगे। वो सीखते आए, बार बार प्रैक्टिस करते आए, और जब स्किल उसके अंदर डेवलप हो गई तो उसको परफॉर्म करता है, हमारे सामने दिखाता है, पापा बोल के दिखाता है, मम्मी बोल के दिखाता है, तो हमको कई बार दिखाया जाता है मम्मी खुश है, पहली बार मम्मी बोला है, पापा खुश हुए कि हमको पहली बार पापा बोला है। तो उसी तरह से स्कूल में या कैंपस के बाहर हम बच्चों को ले जाते हैं, हम घुमाने ले जाते हैं, उसको दिखाते हैं, सीनरी दिखाते हैं या कोई म्यूजियम दिखाने जाते हैं, तो वो उसको देखकर सीखकर उसके अंदर कुछ गुण विकसित, फिर उसको परफॉर्म किया, उसके बारे में उनको बताया कि कैसे होता है, और तब अगर परफॉर्मेंस उसका हमने देख लिया तो टास्क देना जरूरी है, क्योंकि हम कहते हैं खाली मन शैतान का, बच्चे को खाली छोड़ेंगे तो फिर उसके दिमाग डाइवर्ट होगा, कई क्षेत्र में जाएगा, तो कहीं ना कहीं उसको कुछ टास्क देना पड़ेगा, कुछ काम देना पड़ेगा, और काम ये नहीं ये रटो ये कर नहीं, करो कुछ एक्टिविटी के काम ज्यादा करने को दीजिए, ये बनाओ, ये चार्ट, ये प्रोजेक्ट, ये चीजें बनाओ, और ऐसा टास्क जो उसको जॉयफुल लगे, उसको आनंददायक हो। कई बार हमने छोटे छोटे बच्चों को भी देखा, 5 साल 7 साल का बच्चा कविता रट रहा है, मम्मी झपकी आ रही है, क्योंकि दीदी जी कहीं है कि डांटेंगे मारेंगे कल, उठ बैठ कराएंगे, वो डर के रट रहा है, टास्क को मिला उसको, उस टास्क को उसने पूरा भी किया, लेकिन उस टास्क को करने में उसको जॉय नहीं आया, इंटरटेन नहीं किया। इसका परिणाम क्या होता है कि वो बच्चा जिस दिन क्लास में आया और आकर वो कविता सुनाया, वो रिलैक्स हो गया, उसके बाद वो कविता उसके दिमाग से निकल जाती, अगले दिन वो कविता उसके पास नहीं रहेगी। और जो इंटरटेन करके हंसते गाते, कई बार ऐसे कहा जाता है कि बच्चों को, कई लेडी टीचर्स होती हैं नाच कर, गा कर, एक्टिंग करके, डांसिंग करके बच्चों को जो पोएम्स राइम्स सिखाती हैं, वो बच्चा बुढ़ापे तक याद रखता है उसको। हम सब जानते हैं कि जॉली जॉली वाला मैक्सिमम बच्चा याद रखता है, 10th का बच्चा भी याद रखा है, लेकिन 10th के क्लास की कविता पूछिए उसको नहीं याद। क्यों? क्योंकि केवल वो रटता है, डर से याद किया है, और सुना देने के बाद उसका डर खत्म, तो डर खत्म तो फिर कविता भी खत्म। यानी दूसरी बड़ी चीज है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन का एक थिंकिंग ये है, ये सोच ये है कि बच्चा उसको अपने जीवन में उतारेगा तो जीवन की कई बड़ी समस्याओं का वो समाधान कर सकता है, क्योंकि जीवन में उसको कुछ करने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, तो वो जीवन में उसका उपयोग करेगा। कई बार रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, बच्चा है, आसपास के लोगों से कई तरह की बातें होती हैं, बढ़ती उम्र में कई परेशानियां उसके साथ आती हैं, तो उससे कैसे लड़ना है, अगर उसके अंदर ये ज्ञान नहीं आया, स्किल नहीं डेवलप हुआ, बहुत सारी बातें हम बढ़ते बच्चों को नहीं बताते हैं, कोई उसके लिए ट्यूशन नहीं लगता है, कहीं कोचिंग नहीं लगता है, और वो चीजें बच्चा बड़ी अच्छी तरह समझ जाता है। तो जो जनरल लाइफ है, उसके जो प्रॉब्लम्स हैं, उस पर हम फोकस करते हैं, उसको सिखाते हैं। जो अनफेमिलियर सिचुएशन है, ये हम सब जानते हैं, और आजकल हम लोग बहुत संपर्क में जा रहे हैं, तो कई परिवारों में कई तरह के विवाद, कभी हम कल गए थे और पिताजी और बच्चे में बातचीत बंद है, माँ 7 साल पहले मर गई है, अब पिताजी शादी करने के सोच रहे हैं, बच्चा कह रहा है कि बस तब करियाई लेंगे, शादी कर लोगे, वो आएगी, सारा घर हड़प लेगी, धन हड़प लेगी, फिर घर बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा। जब एक ही बेटा है, बाप अलग परेशान है, बेटा अलग परेशान है, स्थिति ये हो गई है कि बच्चा अपने से बना रहा है, नहीं तो बाहर खा रहा है, बाहर ट्यूशन कर रहा है, 9th का बच्चा, और ट्यूशन करके अपने स्कूल का फी दे रहा है, बाप करोड़पति है लेकिन वो पैसा वो नहीं दे रहा है। तो बहुत सारे अनफेमिलियर इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, आज जो बच्चा फेस कर रहा है,
तो अगर हमारे पढ़ाने के क्रम में, सिखाने के क्रम में इन जीवन से संबंधित घटनाओं का भी हम जिक्र करते हैं, विभिन्न बातों के क्रम में उसको बता देते हैं, तो समय आने पर इन समस्याओं का वो बेहतर समाधान कर सकता है। रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस और जो वास्तविक जीवन है, इस जीवन में उसका परफॉर्मेंस बेहतर होगा, वो सफल होगा, पिछड़ेगा नहीं किसी क्षेत्र में। एक सीधा सा एग्जांपल है, अक्सर हम लोग मार्केटिंग करने के लिए आजकल मॉल और तरह तरह के जो नई नई दुकानें खुली हुई हैं, मल्टी जो यूटिलिटी बिल्डिंग्स है, सब कुछ उसमें। तो जब भी हम वहां जाते हैं तो हमारे मन में कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि हम यहाँ क्या लेने आए। कई बार हम घर से लिस्ट बनाकर लेकर जाते हैं, कई बार अगर महिलाएं जा रही हैं तो कुछ लिस्ट बनाई, कुछ भूल गई, तो बाद में घर के लोग फोन कर देते हैं, या पतिदेव जा रहे हैं तो महिलाएं, अच्छा ध्यान में आएगा तो अपने मन से भी कुछ दिखेगा तो ले लीजिएगा। तो पहला प्रश्न हमारे दिमाग में होता है क्या, और तब कितना। हालांकि आदेश मिला होता है, आधा किलो लेना है, 1 किलो लेना है, 1.5 किलो लेना है, और तब कहां से लेना है। इसके लिए हम कई दुकानों को परखते हैं, जांचते हैं, चक्कर लगाते हैं, देखते हैं जहां सबसे सस्ता होता है वहां लेते भी जाते हैं। तो हम 5 दुकान से सब्जी का रेट पूछते हैं, और तब वे कब लेना। अक्सर हम प्लानिंग कर लिए, स्कूल से 4 बजे छुट्टी होगी, जाएंगे सब्जी लेते हुए शाम को निकल जाएंगे। तो उसी तरह से बच्चों के अंदर लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट करते समय ये सारे प्रश्न हमारे दिमाग में होने चाहिए कि हम कब, कैसे, क्यों, कितना आज बच्चों को देना है, करना है, या बच्चे के साथ कितना जुड़ना है, कैसे उसको समझाना है। जो अलग अलग लर्निंग एबिलिटीज हैं और एफिशिएंट आउटकम्स प्राप्त हो उस बच्चे को, मिले, एफिशिएंसी उसके अंदर डेवलप हो, तो इस मेथड का प्रयोग करके, यानी कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन के द्वारा हम ये करेंगे कि जो लर्निंग एबिलिटीज हैं उसको प्राप्त करेगा, वो क्षमता उसके अंदर विकसित होगी, और दूसरी बात कि उसका आउटकम्स जो होगा वो एफिशिएंट होगा, पर्याप्त होगा, जिससे उसकी जो तत्कालीन समस्याएं, चाहे वो परीक्षा की समस्या, असेसमेंट की समस्या, पारिवारिक समस्या हो, समाज की समस्या हो, वो सारी समस्याओं को दूर कर सके, इतनी क्षमता उसके अंदर आएगी। इसमें क्या क्या क्षमता आएगी? सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता उसके अंदर बढ़ेगी, अवेयर होगा अपने बारे में हमें क्या करना है, और जिसके अंदर ये आ गया, बच्चे को उठाना नहीं पड़ता, वो अपने से उठता है कि हमको 6 बजे उठना है, क्योंकि उसकी प्लानिंग है। उसके बाद सेल्फ मैनेजमेंट करेगा, वो पूरे दिन का अपना चार्ट बनाएगा, इतने बजे उठेंगे, इतने बजे कोचिंग जाना है, इतने बजे स्कूल जाना है, इतने बजे खाना खाना है, इतने बजे खेलने जाना है, वो सारा मैनेजमेंट अपना कर लेगा। गुरुजी ने चार्ट दिया बनाने के लिए, इस समय चार्ट बना लेंगे, ये रात में सोने का 1 घंटा कम कर लेंगे, सुबह में 1 घंटा पहले जग जाएंगे, वो मैनेज कर लेगा। और यही गुण उसके अंदर विकसित करना है। हमको रूटीन बनाकर नहीं देना है कि जबरदस्ती तुम 5 बजे उठो, तुमको अपने से मैनेज करना। हमने बच्चों को ये देना है कि आप अपना मैनेजमेंट करो कि कैसे आप ये काम पूरा कर सकते हो। रिलेशनशिप स्किल आजकल इसकी बड़ी कमी आ रही है, हमने जैसे चर्चा की, हमने बड़ी समझाया उस बच्चे को भी। ऐसे बहुत सारे बच्चे, भाई भाई में बातचीत नहीं हो रही, भाई बहन में बातचीत बंद है, माँ बेटी में बातचीत बंद है, पिता पुत्र में बातचीत बंद है। तो ये चीजें विद्यालय में बड़ी अच्छी तरह सिखाई जा सकती है। बच्चों को एक साथ बैठना, एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग को शेयर करना, और एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल किया जा सकता है, सॉल्व नहीं किया जा सकता, हम सॉल्व नहीं कर सकते उसका, वो अपना प्रॉब्लम सॉल्व करे, हाँ हम उसको गाइडलाइन दे सकते हैं।
तो वो एक बेटर रिलेशन अपने फैमिली में, अपने स्कूल में, अपने सोसाइटी में डेवलप कर सके, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसके अंदर कहीं ना कहीं रिलेशनशिप स्किल आए, कैसे मम्मी से बात करना है, कहीं कोई गेस्ट आ गया तो उसके साथ कैसे जाना है। कई बार बच्चे घर में शर्मा जाते हैं, गेस्ट के सामने जाते ही नहीं, क्या करना है, पैर छूना है कि नमस्ते बोलना है, कैसे करना है, पता नहीं है उसको। तो ये चीजें हम लोग सिखाते हैं। कई बार कहते हैं घर से मम्मी पापा को प्रणाम करके आया, स्कूल कैंपस में आते ही भूमि को प्रणाम करना है, जमीन को विद्यालय की जो प्रणाम करना, ये स्किल उसके अंदर आता है। सोशल अवेयरनेस ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे आसपास जो कुछ भी घटित हो रहा है वो हमारे जीवन को प्रभावित करता है। तो अगर हम उसके प्रति अवेयर नहीं रहेंगे तो उसका ज्यादा बुरा प्रभाव हमारे ऊपर रहेगा। हम उससे कैसे बच सकते हैं, आसपास जो गलत हो रहा है हमको उससे बचाना है, और हो सके तो उसको बेहतर करने का प्रयास करना। तो ये अवेयरनेस बच्चे के अंदर आती है और इससे वो रिस्पॉन्सिबल बनता है। उसको ये समझ में आती है कि ये इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारी जिम्मेदारी है, मुझे ये सॉल्व करना है। जैसे मैंने कहा हम डांटते थे उस बच्चे को, फिर तोरा नहीं जमा हुआ, तो उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस की, ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। मॉर्निंग में 2 ट्यूशन पढ़ाता है, 2000 रुपए मिलते हैं, 1500 रुपए स्कूल का फी भरता है, 500 रुपए में अपना चाय बिस्कुट करता है। हालांकि अच्छी चीज नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल के रूप में देखा कि उसको लगा कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब हम पिताजी से पैसा नहीं ले रहे हैं, हम कह दिया कि तुम्हारे पैसे पर हम थूक देंगे, नहीं देंगे, तो फिर पढ़ना तो है, फी तो जमा करना है। और कहीं ना कहीं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी ने उसको डिसीजन मेकिंग पावर दी। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण वो इतना हार्ड डिसीजन ले पाया कि जब आज 9th 10th का बच्चा 7 बजे 8 बजे सो कर उठ रहा है, उस 8 बजे बच्चा 2 ट्यूशन पढ़ा कर आ रहा है। ये डिसीजन लेने की क्षमता उसके अंदर विकसित हो गई कि हमें हमारी समस्याओं से कैसे निपटना है। ये जैसे एक सिचुएशन है, हम क्लास में हैं, क्लास का मॉनिटर बनाते हैं, अग्रेसर बनाते हैं। हम शिक्षक हैं तो शिक्षक की कई जिम्मेदारियां दी गई, अलग विभाग के प्रमुख बनाए जाते हैं। प्रधानाचार्य बनना है, प्रधानाचार्य बन के जा सकते हैं। तो एक लीडरशिप हमारे अंदर कैसे डेवलप, ये हम बच्चों के अंदर इस सीखने के क्रम में विकसित कर सकते हैं कि वो एक अच्छा लीडर बने। आगे जिस क्षेत्र में जाए, जिस कंपनी में काम करेगा, उसके अंदर लीडरशिप स्किल होनी ही चाहिए। क्योंकि अगर हम टीम को बेटर ढंग से लीड नहीं कर पाए, प्रशासक नहीं बनना है। लीडर और एडमिनिस्ट्रेटर में काफी अंतर होता है। कई बार हम भ्रम में पड़ जाते हैं कि हमको गद्दी मिल गई है, हम एडमिनिस्ट्रेटर हो गए, जो चाहे सो कर सकते हैं। नहीं, हमारे एक जिनको हम अपना आइडियल मानते हैं, गुरुजी कहा करते थे काम 2 तरह से कराया जाता है। काम दोनों होता है, लेकिन दोनों में बड़ा फर्क होता है। एक आज तक चलिए कुर्सी उठा कर रख दिया जाए, हम मना कर देंगे, नहीं प्रधानाचार्य छोड़िए आपके रखेगा, हम दोनों रख देते हैं। और एक कुर्सी उठा कर रख दो, काम तो दोनों करेंगे हम ही, लेकिन दोनों के करने में फर्क होगा, हमारी फीलिंग पर असर उसका पड़ेगा। तो एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बनना है, लीडर बनना है, लीड करना है। हम काम आगे करके दिखा करते हैं कि ऐसे काम करना है, तो उस बच्चे के अंदर लीडरशिप स्किल डेवलप होगी। ये बहुत सारी जो हमारी सोसाइटी में ऐसी चीज आती है, वहां हमको इसकी आवश्यकता पड़ती है। कई बार हमें डिसीजन लेने पड़ते हैं, क्या करें हम। हमारा 2 दोस्त लड़ रहा है, पटका पटकी कर रहा है। अब अगर इसको खींचते तो कहें देखो मार रहा था, उसी को खींच दिया, हमको बचा पिटवा दिया, उसकी तरफ जाते हैं तो वो हमारे ऊपर ब्लेम करेगा। तो इस सिचुएशन में हम क्या डिसीजन लें, कैसे दोनों के झगड़े को भी मिटा दें और किसी के पक्ष लेने का आरोप भी हमारे ऊपर नहीं लगे, ये स्किल भी उस बच्चे के अंदर डेवलप होती है, ये क्षमता उसके अंदर विकसित होती है। कई बार हमें लगता है कि हमारा फ्रेंड, हमारा साथी, हमारा भाई सही है, लेकिन समाज उसे गलत कर रहा है। मैक्सिमम लोग उसके पीछे पड़े हुए नहीं बहुत गलत कर रहे होते, लेकिन अगर हमें लगता है कि ये सही